प्यारे बच्चों, हम रेखा गणित पढ़ रहे हैं। पहले 3 पार्ट पढ़ाया था। कल भी एक पार्ट मैंने बताया त्रिभुजों के बारे में, और पहले कोण के बारे में बता दिए हैं। रेखा किरण, रेखाखंड के बारे में पढ़ा चुके हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं पढ़ चुके हैं हम। और कल के वीडियो में हमने बताया था कि त्रिभुज क्या है, कैसे बनता है, कितने प्रकार होते हैं। आज और भी कुछ अच्छे अच्छे कोण, नए नए कोण आपको बताएंगे। आनंद भी आएगा और समझ में भी आएगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। आइए इसमें सबसे पहले आसन्न कोण के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, आसन्न कोण यानी आसन्न कोण का मतलब कि ऐसा कोण इस तरीके से, यानी ऐसा कोण, ऐसे दो कोण जिनकी एक रेखा उभयनिष्ठ हो। केवल ये कह देने से बच्चे थोड़ी समझ जाएंगे, इतनी बात तो किताब में भी लिखी है। आइए हम आपको समझाते हैं। पहले तो परिभाषा के तौर पे, वह दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, दोनों में हो, और शीर्ष क्या हो, एक ही हो, ये दोनों कोण। अभी भी मैं समझता हूं बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। आइए हम बात करते हैं। आपके गांव में खेत तो देखा होगा, ऐसे खेत होते हैं। मान लो इस तरीके से खेत है, ऐसे ऐसे पगडंडी बनी होती है। मान लो ये श्याम लाल का है, ये राम लाल का है, आइए मोहन का खेत है। खेत ऐसे पगडंडी होता है, देखा होगा गांव में चलते वक्त पगडंडी। तो इनके और इनके खेत के बीच में जो ये पगडंडी है, अब ये आपसे पूछा जाए कि ये पगडंडी श्यामलाल का है कि रामलाल का है, तो जवाब क्या होगा भाई? जवाब यही होगा कि ये रामलाल का भी है और श्यामलाल का भी है। इसका मतलब ये वाली पगडंडी दोनों के लिए है। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों कोण में जो ये भुजा है, ये क्या है? दोनों में है। इसको हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। ऐसी रेखा जो दोनों कोण में शामिल हो, उसे हम उभयनिष्ठ रेखा बोलते हैं। जैसे एक बार और हम आपको ध्यान देते हैं। जैसे मान लो कि ये है और ये आपका कोण ऐसे है। मान लो ये O और ये भी आपका O, और ये मान लीजिए A, और ये आपका B, मान लीजिए ये B और ये C। अब ये दो कोण है। अगर किसी बुद्धि से इस कोण की ये रेखा, ये वाली रेखा OB रेखा को, इस कोण की OB रेखा और इस कोण की OB रेखा यदि एक ही पर आ जाए, यानी ये इस पर चढ़ जाए, तो अब क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा इस तरीके से OB। यानी इस OB पर ये फटते क्या हो जाएगा? इस पर चढ़ जाएगा, और तब ये आपका ये कोण और ये कोण। इसका मतलब वह दो कोण जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक ही क्या हो? शीर्ष हो, उसे हम क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहते हैं। जैसे मैंने खेत का उदाहरण बताया। अब देखिए कैसे इसको लिखते हैं। तो ये इसका आसन्न कोण है, ये कोण और ये कोण। आसन्न कोण में क्या ध्यान देना है? दो कोण जिसकी एक भुजा दोनों में हो। जैसे श्यामलाल और रामलाल के खेत की पगडंडी क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। तो हमारा ये हो जाएगा एडजेसेंट एंगल, यानी कि आसन्न कोण। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आते हैं हम दूसरा, रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर एंगल। अब रैखिक युग्म के बारे में हम देखते हैं। रैखिक युग्म का मतलब क्या है? रैखिक का मतलब ही होता है सीधा लाइन, यानी एक सीधी लाइन जब खींची जाए और यहां बीच में कोई बिंदु है, तो मैंने बताया था कि ये पूरा कितना होता है? 180 अंश, जिसे हम बोलते हैं ऋजु कोण। ये टोटल 180 अंश का कोण बनता है। इसी से बना है रैखिक युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, पेयर, यानी दो चीज को युग्म बोलते हैं। तो ये कैसे युग्म बनेगा? तो रैखिक युग्म का मतलब ऐसे, ये आपका O A B C। अब
यानी ऐसे दो कोण, यहां भी देखिए ऐसे दो कोण, एक ये और एक ये, थोड़ा सा हंसने के लिए ये राम कोण है और ये मोहन कोण है। अब आप क्या देख रहे हो, ये दोनों कोण आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। और ये दोनों कोण क्यों आसन्न है, क्योंकि बीच वाली रेखा दोनों में है और आपका शीर्ष कितना है दोनों कोण का, एक ही है। वो शीर्ष इस कोण के लिए भी है और इस कोण के लिए भी। लेकिन अब कहोगे कि आसन्न कोण और इसमें अंतर क्या है अंतर। यानी जब कोई दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो जाए, कितना 180, यानी कि BOC प्लस COA बराबर 180 अंश, मतलब कि मोहन कोण प्लस राम कोण बराबर 180 अंश। यदि किसी ने कह दिया कि ना ये 90 अंश, तब क्या रैखिक युग्म होगा, नहीं होगा। रैखिक युग्म में जरूरी है कि दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। अब आप कई लोग ऐसे भी बताते हैं, जरा ध्यान दो, ये एंगल हो गया और ऐसे हो गया, मान लो कि ये 120 है और ये 60 है, क्या ये रैखिक युग्म कोण है, अलग अलग है? तो नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आसन्न कोण होना चाहिए दोनों, और ये तभी होगा जब ये दोनों आपका ये खींच के इस पे चढ़ा दिया जाए, इस पे खींच के चढ़ा दिया, यानी ये हमारा रैखिक युग्म कोण नहीं कहलाएगा। रैखिक युग्म में क्या जरूरी है, दोनों कोण आसन्न कोण हो और दोनों का योग कितना हो, 180 अंश हो। ये हमेशा याद रखना। इसको गतिविधि के माध्यम से कैसे समझ सकते हो भाई? बड़े आसानी से समझ सकते हैं। आप खेल खेल में ऐसे बताओ बच्चों को, खेल खेल में पढ़ाओ इस तरीके से, 3 बच्चे मिल करके पढ़ सकते हैं कि ये आपका राम है, ये मान लो मोहन है, ये मान लो सोहन है और ये मान लो सोनू है। अब क्या देख रहे हो कि राम सोनू इस कोण में भी है और मोहन सोनू इस कोण में भी है, लेकिन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 180 अंश। अगर ये 60 है और ये 120 है, तभी ये दोनों कोण आएंगे, अन्यथा आसन्न कोण, सॉरी क्षमा करें, रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। जब 180 अंश होगा योग तभी कहलाएगा। मान लो किसी बच्चे ने, मित्र ने आपका ये 100 कह दिया, क्या ये रैखिक युग्म कोण है? नहीं है। हमेशा याद रखना, दो आसन्न कोण तभी रैखिक युग्म कहलाएंगे जब दोनों का योग 180 अंश हो। याद रखना होगा, भूलने से काम नहीं चले, अंश हो। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आता है तीसरा, एक आता है बेटा, तीसरा है आपका पूरक कोण। पूरक कोण के बारे में आते हैं। देखिए ये आपका है पूरक कोण। पूरक कोण, अब ये इसको कई लोग कोटि पूरक कोण भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब कि वह दो कोण, ध्यान रहे इसमें एक साथ की जरूरत नहीं है, वह दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। जैसे मान लो ये आपका कोण 60 अंश है, अब मान लीजिए कि ये कोण आपका 30 अंश है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। ये कोण इसका पूरक कहलाएगा और ये कोण इसका पूरक कहलाएगा। इसमें जरूरी नहीं है आपका, अगर ऐसे है मान लो कि ये 40 और ये 50, तो ये आसन्न कोण भी कहलाएगा और एक दूसरे का पूरक कोण भी कहलाएगा। ये इसका पूरक कोण, ये इसका पूरक कोण कहलाता है। जरा ये ध्यान दे, एक और समझते हैं ठीक से। देखिए कैसे समझते हैं इसको। मान लो ये आपका O
ए बी, ये आपका मान लो इस अंश का है और कहीं पर मान लो x y z और ये आपका 55 अंश का है। क्या बेटा ये दोनों कोटि पूरक है? तो कैसे बताओगे? खट दे दिमाग में लगाओ कि 40 और 55 कितना होगा भाई? 95। ये कोटि पूरक नहीं होगा, एक दूसरे का पूरक नहीं होगा। इनका योग क्या होना चाहिए? 90 अंश। अर्थात ये कितना रखेंगे? 50 अंश। तो इसका ये कोटि पूरक हुआ या पूरक, और इसका ये पूरक। अब कैसे पूछा जाता है, तो लिखते कैसे हैं? ए ओ बी का पूरक कोण एक्स वाई जेड है या एक्स वाई जेड का पूरक कोण ए ओ बी है। मतलब इसका ये और इसका ये। तो दो कोण पूरक कोण कब कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब कहलाएंगे? जब दोनों कोणों का योग 90 अंश हो। इस बात का हमें ध्यान देना है। और इसी से रिलेटेड देख लीजिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ये चौथा क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक। तो जो लड़का पूरक कोण जानता है उसको संपूरक कोण में दिक्कत नहीं होने वाली। संपूरक का मतलब केवल इसमें जो दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है उसको क्या कर देंगे? 180 अंश कर देंगे। यानी इस तरीके से कर देंगे। ठीक, या तो ऐसे कर दो 60 120, तो ये आसन्न भी है और संपूरक भी है। लेकिन इसको अलग से ऐसे भी कर सकते हैं। ये 100 मान लो कि 20 है और ये आपका 60 है। यानी मतलब ये हो गया। जल्दी से इसको क्यों बताया? क्योंकि जिसको पूरक मालूम है, पूरक मालूम है ना, पूरक जब आपको मालूम है तो समपूरक में क्या करना है? केवल और केवल 90 अंश की जगह 180 लिख देना है। तो इस प्रकार ये चार जो कोण है मैंने आपको बताने का प्रयास किया और इसको आप अभी मैं लिख के परिभाषा बता रहा हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे परिभाषा इसका लिखेंगे। हाँ, तो बेटा आपके लिए, ताकि इसको वीडियो को पॉज करके रोक करके आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। आसन्न कोण कैसे कहते हैं वो परिभाषा जो मैंने आपको समझाया वो परिभाषा मैंने बता दिया। रैखिक युग्म कोण देखिए मैंने परिभाषा जो ऊपर बताया वो यहाँ बता दिया। पूरक कोण ये भी मैंने आपको समझाया। और ये संपूरक कोण वह दो कोण जिनका योग 180 होता है। पूरक कोण वह दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है। रैखिक युग्म मैंने बताया वह दो आसन्न कोण जिनका योग 180 अंश होता है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को हमारी एक कोण की प्रक्रिया बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम मिलते हैं समांतर रेखाओं के सवालों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।